माँ जी, इस बार रक्षाबंधन पर मैं मायके नहीं जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मन भी बहुत बेचैन है। कैसे छोड़ दूं आपको ऐसी हालत में? सास विमला जी ने करवट बदलते हुए आंखें मिचमिचाई और बोली, अरे बहू, दो छींकें और हल्की खांसी को लेकर तू तो ऐसे घबरा गई जैसे मैं अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही हूँ। मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई। फिर ताने भरी मीठी मुस्कान के साथ बोली, जा बहू, तेरे पांचों भाई आंखें बिछाए बैठे होंगे। तू तो उनकी लाडली बहन है ना। शाम तक सब रस्में निभाकर लौट आना। आज शादी के 6 महीने बाद पहली बार तेरे भाई ने फोन करके तुझे बुलाया है। तू नहीं जाएगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। फिर तीर छोड़ते हुए बोली, वैसे भी कल मेरी दोनों बेटियां राखी पर आ रही हैं। तू निश्चिंत होकर जा, मैं सारे काम कर लूंगी। लो शिखा, तुम मायके जा रही हो तो मैं बाजार से राखियां ले आया हूँ। तुम्हारे भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे और ये मिठाइयां भी लेते जाना। तुम्हारे मायके वालों को भी लगे कि बहन ससुराल से कुछ लेकर आई है। शिखा थोड़ा सकपका कर बोली, अरे इतना सब आप क्यों ले आए? मैं तो सोच रही थी इस बार ना जाऊं, माँ जी की तबीयत। सासू माँ ने वही बात लपक ली, आंखें मटकाते हुए ताना कसा। अब जब बेटा खुद मिठाई और राखी लेकर आ गया है तो बहू को तो जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी मैं कोई मरी नहीं जा रही, हल्की सी खांसी ही है। फिर क्या था? शिखा अपने मायके सुबह सवेरे चली गई। दरअसल विमला जी को बहू के पांचों भाइयों की दरिया दिली की खबर कुछ ज्यादा ही अच्छे से थी। जानती थी कि वो लोग बहन को खाली हाथ लौटाना पाप समझते हैं। इसलिए सासू माँ की जिंदगी का एकमात्र मिशन बन चुका था कि किसी भी तरह बहू को मायके भेजना। कभी करवा चौथ का बहाना तो कभी माँ की तबीयत खराब का बहाना। मुंह पर कहती, बहू थोड़ा घूमा, मन बहल जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर हिसाब चल रहा होता। 2 साड़ी, एक मिठाई का डिब्बा, थोड़े ड्राई फ्रूट्स और हाँ, इस बार सोने का पेंडेंट भी आए तो क्या बात है। असल में तो हर त्योहार, हर मौका सासू माँ के लिए ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी डेट जैसा होता। फर्क बस इतना था कि डिलीवरी बहू के हाथ होती और पेमेंट भाई लोग करते थे। दरअसल शिखा की सास विमला देवी कोई साधारण सास नहीं थी। वो थी पूरी साजिश की फैक्ट्री। दिल में मोहब्बत कम और हिसाब किताब ज्यादा चलते थे। उन्हें खूब पता था कि शिखा ने अपनी अमीर शाही जिंदगी छोड़कर उनके बेटे अंकित जैसे मध्यम वर्गीय लड़के से प्यार में भागकर शादी की थी, बिना एक गहना, बिना एक रुपया लगाए। बस यही बात विमला जी की आत्मा में खटकती थी। न दहेज न दिखावा, पर अब तो बहू फंस चुकी है। चलो, अब राखी के त्योहार के बहाने ही तोहफों की भरपाई कर लूंगी। इसलिए वो शिखा को कभी मायके जाने से नहीं रोकती थी, बल्कि खुद ही कहती, जा बहू, तेरे माँ बाप से मिला और हाँ, गिफ्ट की थैली मत भूल जाना। विमला जी रिश्तों की शतरंज की महारानी थी। दरअसल कुछ साल पहले अंकित जब कॉलेज में पढ़ता था, वहीं उसकी मुलाकात हुई थी शिखा से। एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली परिवार की बेटी, जिसने बचपन से कभी तकलीफ नहीं देखी थी। नौकरानियां आगे पीछे घूमती थीं और हमेशा गाड़ी में ही ठाट बाट से आती जाती थी। लेकिन जब दिल लगा अंकित से, तो घर परिवार, रुतबा, पैसे, ये सब फीके लगने लगे। अंकित एक साधारण परिवार का था, लेकिन उसकी ईमानदारी, समझदारी और सपनों ने शिखा को आकर्षित कर लिया। धीरे धीरे प्यार हुआ और जब घर वालों को पता चला तो तूफान आ गया। भाई बोले, तू उस घर में निभा नहीं पाएगी। पर शिखा ने सब कुछ छोड़ दिया। माँ बाप की आंखें भर आईं। भाइयों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर एक दिन शिखा ने घर से भागकर अंकित से शादी कर ली। विमला जी उस वक्त कुछ नहीं बोली, क्योंकि अंकित की पसंद थी और कहीं ना कहीं उन्हें भी गर्व हुआ कि उनके बेटे के लिए कोई इतना बड़ा त्याग कर गया। 5-6 महीने तक शिखा के भाइयों ने कोई संपर्क नहीं रखा। पर जब रक्षाबंधन का दिन करीब आएगा तो वक्त के साथ भाइयों का गुस्सा ठंडा पड़ ही जाएगा। आखिर खून का रिश्ता है, एक दिन तो अपनी बहन को अपना ही लेंगे। बस यही मौका था जिसके इंतजार में विमला जी आंख गड़ाए बैठी थी। अब जब रिश्ते फिर से बढ़ जाएंगे तो वो भी धीरे धीरे अपना हक वसूल करने लगेंगे। दहेज भले ही शादी में ना मिला हो, लेकिन अब हर तीज त्योहार पर किश्तों में दहेज आता रहेगा। उनके लिए शिखा बहु कम, बहाना ज्यादा थी। मायके भेजो और गिफ्ट मंगाओ। राखी की सुबह शिखा मायके के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खुलते ही सामने उसके 5 भाई खड़े थे। जैसे ही शिखा ने भैया कहा, सब कुछ जैसे वो भूल गए। गुस्सा, शिकायत, मन मुटाव, बस एक झप्पी ने सालों का सन्नाटा तोड़ दिया।
पांचों भाइयों ने शिखा को ऐसे सीने से लगाया जैसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल गई हो। शिखा की आंखों से भी टप टप आंसू बहने लगे, लेकिन मुस्कान में छुपी ही राहत साफ थी। मेरे भाई अब भी वैसे ही हैं, बस हालात थोड़े अलग थे। शिखा की माँ पीछे से आकर सिर सहलाती है। बेटी, तू तो मेरी रानी थी और रहेगी। जो हुआ सब किस्मत थी। फिर राखी की रस्म शुरू हुई। एक के बाद एक शिखा ने अपने भाइयों को राखी बांधी और हर भाई ने बहन को सिर्फ प्यार नहीं, दिल खोलकर तोहफे भी दिए। कोई सोने का कड़ा थमाता है, कोई मोतियों वाला हार, तो कोई रेशमी साड़ी और घड़ी, और साथ में नगद लिफाफा। तू तो हमारी इकलौती बहन है। पल भर में शिखा के सामने उपहारों का ढेर लगाया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके दिल का कोना भर गया। शिखा बहुत खुश थी। शिखा के लिए असली दौलत गिफ्ट नहीं, बल्कि भाइयों का वो खोया हुआ प्यार और अपनापन था जो फिर से लौट आया था। शाम ढलते ही शिखा 2 बड़े सूटकेस के साथ ससुराल के दरवाजे पर पहुंची। भाइयों के दिए हुए 2-2 सूटकेस से भरे हुए तोहफे। विमला जी ने जैसे ही देखा तो पलकें झपकाना भूल गईं। अरे बहू, सूटकेस तो यहीं सोफे पर रख दे। जा जल्दी से कपड़े बदल ले और हमारे लिए चाय बना। सुबह से मेरी बेटियां थक गई हैं घर संभालते संभालते। शिखा ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी, मैं अभी बनाती। और वो बिना कुछ कहे हल्के कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई। फिर पीठ पीछे उसकी दोनों ननदें सूटकेस की तरफ ऐसे लपकी जैसे खजाना खुलने वाला हो। बड़ी ननद दीपा ने अंदर से डिब्बे निकालना शुरू कर दिए। एक एक करके जैसे ही गिफ्ट निकाले, रेशमी साड़ियां, झुमके, सोने के कड़े, चूड़ियां, परफ्यूम, मेकअप किट, नकदी के लिफाफे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे दीदी देखो ना, ये चूड़ियां तो सोने की हैं, और ये साड़ी, अरे ये तो डिजाइनर ब्रांडेड है। भाभी के भाई तो वाकई मालदार निकले। तभी शिखा ट्रे में चाय लेकर हॉल में आई थी कि सास की आवाज सुनाई पड़ी, सुन बहू, ये कंगन मेरी बड़ी बेटी दीपा को दे दे, और वो हरी रेशमी साड़ी और हार तनु के लिए निकाल देना, और जो भी चीजें तुझे पसंद हो वो मेरे लिए अलग रख देना। शिखा ने चाय मेज पर रखी और एक लंबी सांस ली और बोली, माँ जी, ये सब तो मेरे भाइयों ने अपने हाथों से मुझे दिया है, दिल से। इन पर किसी और का हक नहीं बनता। बेटियों को जो देना हो आप अपनी तरफ से दे दीजिए, मेरा सामान मत बांटिए। इतना सुनते ही बड़ी ननद दीपा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तो मानो अंगारों पर चल रही थी। बिना कुछ कहे तड़पती हुई उठी और सीधा अपने कमरे में जा घुसी। न चाय पी, न बिस्किट छुआ, और दरवाजा ऐसे पटका जैसे भाभी ने खजाना छीन लिया हो। 1 घंटे बाद अंकित राखी बंधवाने अपनी दोनों बहनों के पास माँ के कमरे में आया। चलो दीदी, अब तो राखी बांधो, कब से भूखा बैठा हूँ। शाम के 4 बज गए हैं। विमला जी ने बाण छोड़ते हुए भारी आवाज में कहा, बेटा, क्या तेरी बीवी के कंगन झुमके मेरी बेटी की भावनाओं से भी ज्यादा कीमती हो गए हैं? तू जानता है ना दीपा कितनी कोमल दिल की है। कोई उसे मना कर दे तो वो बात सीधा उसके दिल को लग जाती है। उन्होंने नाक पर चश्मा चढ़ाते हुए ताना मारा। उसने क्या मांगा था? एक कंगन, वो भी अपनापन समझ के। लेकिन तेरी बीवी ने तो जैसे तीर चला दिया, न लिहाज न लहजा, बिना पलक झपकाए ना कह दिया, जैसे भीख मांग ली हो दीपा ने। फिर आहा भरते हुए बोली, अब देख ले अंजाम, मेरी मासूम सी फूल सी बेटी गुस्से में है। 2 घंटे से कुछ खाया नहीं है, एक बूंद पानी तक नहीं पी, बीपी लो हो गया है, बेचारी प्रेग्नेंट है, और तुझे बस राखी की पड़ी है। ये भी नहीं सोचा कि रक्षाबंधन का त्योहार है। अरे कौन सा दीपा ने कोई महल या कोठी मांग ली थी, बस एक छोटा सा कंगन ही तो चाहा था, और उसके लिए भी उसे ना सुननी पड़ी। अंकित तो मानो 2 पाटों के बीच में फंस गया था। एक तरफ माँ की गरजती आवाज, दूसरी तरफ बीबी की तमतमाई हुई आंखें। किसका पक्ष ले, किसकी सुने, समझ ही नहीं आ रहा था। अगर बीबी की बात करता तो माँ का गुस्सा आसमान फाड़ देता, और अगर माँ का साथ देता तो शिखा का चेहरा ऐसा बन जाता जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। वो तो बस वहीं खड़ा था, जैसे कोर्ट में खड़ा कोई मुजरिम। माथे पर पसीना, दिल में घबराहट। मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, रक्षाबंधन है या रिश्तों की अग्नि परीक्षा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर अंकित ने आखिर बोल ही दिया, माँ, रक्षाबंधन है, ये जो शिखा के पास चीजें हैं वो उसके भाइयों ने दिल से दी हैं। मैं अपनी बहनों को जो दूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी और के गिफ्ट पर हक जमाना ठीक नहीं। विमला जी आंखें तरेर कर बोली, वाह बेटा, तू भी अब बदल गया। बीवी के प्यार में इतना डूब गया कि माँ बहन सब भूल बैठा। फिर ताना कसते हुए बोले, अरे अगर उसके भाइयों ने कुछ दिया है तो अब वो तेरी बहू का ही तो हुआ ना।
बहू की हर चीज पर तेरा हक है। दीपा का दिल आ गया उस कंगन पर तो क्या हो गया, भाभी ही तो है, दे देती, कौन सा बार बार मांग रही है। अंकित चुप रहा, न निगल पा रहा था न उगल पा रहा था। शिखा को देखा, उसकी आंखों में सवाल थे और माँ की बातों में जैसे लावा बह रहा था। बहू को हर चीज पर अपना हक दिखाना है, जरूरी है, भले ही किसी की जान पर बनाए। शिखा ने हार कर वो कीमती कंगन झुमके अपनी ननद दीपा तनु के हाथों में थमा दिए। तब जाकर दोनों बहनों ने राखी बांधी। दीपा तो खुशी से झूम उठी, लेकिन किसी को क्या पता था उस मुस्कान के पीछे शिखा की आंखें छलकने को तैयार थी। कमरे में सब अपने गिफ्ट को पाकर हंसी ठिठोली में लगे थे, पर शिखा के दिल में एक सूनापन पसरा था। वो कंगन झुमके खुद पहनना चाहती थी, क्योंकि उसके भाई ने बड़े प्यार से उसे दिए थे। त्योहार मनाकर दोनों ननदें अपने घर चली गईं। 1 महीने बाद अचानक से शिखा की तबीयत नासाज चल रही थी, चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। सासू माँ विमला जी ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बहू, बड़ी बुझी बुझी लग रही है, कहीं मायके की याद तो नहीं आ रही। फिर खुद ही बोली, चल बोल दे, अगर मन कर रहा है तो मैं अंकित से कहती हूँ, वो तुझे मायके छोड़ आएगा, दिल छोटा मत कर, बहू जब जी करे चली जाया कर। पर उनका असली इरादा तो कुछ और था। अगर बहू मायके जाएगी तो कुछ ना कुछ राशन पानी गहने कपड़े तो आएंगे ही। सुनते ही अंकित आ गया, माँ बात मायके जाने की नहीं है। फिर शिखा की ओर देखकर बोला, अब ये खुद ही बताएगी। शिखा मुस्कुराई और धीरे से बोली, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। विमला जी खुशी से उछल पड़े, इतनी बड़ी बात छुपा ली मुझसे। अरे अभी तो तेरी ननद का भी 6ठा महीना चल रहा है और तूने भी खुशखबरी सुना दी। वाह रे बहू, घर में एक साथ दो दो किलकारियां गूंजेंगी। पर चेहरे पर हंसी के पीछे फिर से दिमाग घूमने लगा। जैसे ही कमरे में आई, तेज तेज कदमों से फोन उठाया और समधन जी मतलब शिखा की माँ को कॉल लगाया। हेलो समधन जी, राम राम। बस आपको एक बात बतानी थी, खुशखबरी है, आपकी बेटी पेट से है, तो बार बार मायके वो आ नहीं पाएगी। अब माँ तो आप ही हैं, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि आपकी लाडली को क्या अच्छा लगता है, क्या खाती है, क्या पीती है। तो बस कुछ मनपसंद चीजें भेज दीजिएगा। अब आपकी बेटी है, थोड़ी देख रेख तो मायके की भी बनती है ना। इतना काम अब मुझसे संभलता नहीं, वरना मैं ही उसकी देखभाल कर लेती। आपसे बात कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूं, बहू की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। दूसरी तरफ से जमुना जी को बड़ा अजीब लगा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं भेज दूंगी। कुछ घंटे बाद शिखा रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही वो बाहर आई तो देखा सासू माँ बड़े चाव से एक डिब्बा खोल रही थी। डिब्बा खुला, अंदर साड़ी थी, 2 डिब्बे देसी घी के, एक जड़ी बूटी का डिब्बा, बादाम काजू पिस्ता और राशन की बोरियां, और ऊपर एक सुंदर सा लिफाफा रखा था। ये सब देखकर विमला जी खुशी से फूली न समा रहे। वाह, अब बात बनी, बहू के पेट में बच्चा क्या आया, घर की बत्तख भी आने लगी। बेबी के लिए ऊनी कपड़े, कुछ खिलौने और सब चीजें शिखा के नाम से आई हैं। माँ जी, ये सब क्या है, इतना सारा सामान? शिखा ने पूछा। विमला जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे बहू, ये सब तेरे मायके से आया है, तेरे माँ बनने की खुशी में। तेरे घर वाले बड़ी फिक्र करते हैं तेरी, देख कितने प्यार से भेजा है सब कुछ। एक पल रुककर विमला जी बड़ी चालाकी से बोली, पर तू तो इतना ज्यादा खा भी नहीं पाएगी ना। सोचा थोड़ा सा सामान अपनी बेटी के घर भिजवा दे, आखिर बहन बेटियों में तो चीजें बांटी ही जाती है ना। अरे बेटा अंकित, जरा ये सामान गाड़ी में रखवा दे, मैं दीपा बेटी के यहाँ जा रही हूँ। बहू के लिए जो आया था, कुछ चीजें तो बेटी के साथ भी बंटनी चाहिए ना। फिर खुद ही बड़बड़ाई, चलो मेरी बेटी के भी भाग्य ही खुल गए, इतने महंगे गहने कपड़े उसने कभी देखे भी ना हो। वह शिखा रानी, तू क्या माँ बनी, मेरी बेटी की भी किस्मत चमक गई। सोचते हुए वो अपनी बेटी के घर चली गई। शिखा सोच में पड़ गई कि उसने तो अभी तक मायके में ये खबर दी ही नहीं थी कि वो माँ बनने वाली है। फिर इतनी सारी सामान अचानक कैसे आ गई? जरूर सासू माँ ने ही खबर भिजवाई होगी। उनकी तो मेरे मायके से आए हर सामान पर नजर लगी रहती है, जाने क्यों हर बार उनका लालच साफ झलक जाता है। रात को शिखा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अंकित की तरफ करवट ली और दबे स्वर में कहा, अंकित, क्या ये ठीक है? मैं माँ बनने जा रही हूँ और मेरी अपनी चीजों पर भी तुम्हारी बहन का हक जताया जा रहा है। क्या मैं अपने मायके से आए सामान तक का इस्तेमाल नहीं कर सकती?
हर बार यही बातें सुन सुनकर अंकित थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, तुम माँ को जानती हो शिखा, अगर मैं कुछ कहूंगा तो उल्टा मुझे ही 10 बातें सुना डालेंगी। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। तो मुझे इन झंझटों में मत फंसाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो, सोने दो। एक हफ्ते बाद विमला जी अपने कमरे में बैठी थी कि तभी मोबाइल बजा। दीपा बिटिया का फोन आया था। माँ, आजकल कुछ काम ही नहीं होते मुझसे, इतना बड़ा परिवार है, थक जाती हूँ सब संभाल संभाल के। तुम्हारे दामाद जी तो ऐसे हैं कि एक नौकरानी तक नहीं रखते। पता है ना माँ, घर के हालात कैसे हैं। विमला जी की ममता फौरन जाग गई। अरे मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, तेरी माँ अभी कुछ जुगाड़ करती है। विमला जी बहुत सोच में डूबी हुई थी। फोन रखते ही उनका दिमाग घनघना उठा। क्यों ना इस बार भी शिखा के मायके को काम में लिया जाए। उन्होंने तुरंत फोन मिलाया शिखा के बड़े भैया को और बोली, एक बात कहनी थी। आपकी बहन शिखा इन दिनों बड़ी थकी थकी सी रहती है। उसका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, खूब उल्टियां होती हैं। मैंने तो खुद उससे कहा था कि चलो एक नौकरानी रख लेते हैं, वो तुम्हारे हाथ बटा देगी, पर शायद पैसों की तंगी की वजह से उसने साफ इनकार कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मन तो बहुत भारी हो रहा है। आप ही कोई रास्ता बताइए जो सबके लिए ठीक हो। शिखा के भैया घबराते हुए बोले, क्या मेरी बहन तकलीफ में है? हम कल ही एक काम वाली भेज देते हैं जो शिखा की मदद कर देगी। पर पैसे? पैसे की चिंता मत करिए, हम पैसा उसे दे देंगे। विमला जी तो भीतर से खिल उठी। वाह बहू, तेरी मायके से तो बरकत की बारिश हो रही है। लेकिन असली चाल तो इसके बाद चली गई। अगले दिन जब काम वाली आई तो उसने थोड़ा बहुत काम विमला जी के घर में किया और फिर विमला जी बोले, राधा, अब तो मेरी बेटी दीपा के घर चली जा, यहीं पास में घर है उसका, वहां ज्यादा जरूरत है। जी माँ जी, मैं चली जाती। और फिर दीपा के घर में जैसे चांदी ही चांदी हो गई। सारा काम, साफ सुथरा घर, खाना गरम और पैसा वो तो शिखा के भाई देने वाले थे। माँ, कमाल कर दिया आपने, क्या दिमाग लगाया है। एक तीर से दो शिकार, नौकरानी भी मिल गई, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। शिखा भाभी के भाई को कैसे उंगलियों पर नचाया आपने, क्या बेवकूफ बना दिया उन्हें। फिर जोर जोर से हंसते हुए बोली, अब तो मैं भी रानी बन गई माँ। उधर शिखा पानी लेने उठी थी। जैसे ही वो रसोई की ओर बढ़ी, पास वाले कमरे से कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। भीतर से सासू माँ विमला देवी और उनकी बेटी दीपा की वीडियो कॉल पर बातचीत हो रही थी। दीपा खिलखिलाते हुए बोली, माँ, भाभी के बहाने जो भी सामान आया है उसका आधा तो अब मेरे घर की शोभा बढ़ा रहा है। विमला जी मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, क्या करें बेटा, दुनिया जहाँ बहुओं से दूरी बनाकर चलती है, मैं तो उन्हें ही जरिया बना लेती हूँ अपनी बेटी की झोली भरने का। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। शिखा दरवाजे की ओट में खड़ी सास और ननद की पूरी चालाकी भरी बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखों में आग और दिल में तूफान उमड़ने लगा। उसने मन ही मन कस्में खा ली, अब इनकी एक भी चाल कामयाब नहीं होगी। सासू माँ को अब ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अगली बार किसी बहू के गहने या साड़ियों पर नजर डालने से पहले 100 बार सोचेंगी। और ये जो बेटियों को मेरे मायके की चीजें बांटने का शौक है ना, अब वो भी बंद। अब शिखा चुप रहने वाली नहीं और हिसाब भी होगा। कुछ दिनों बाद विमला जी बोल, बहू सुनो जरा, अब तो तीज का त्योहार भी आ गया है, तुम्हारी मम्मी ने बुलाया है ना। हाँ हाँ, चली जाना। हमारी बहू को तो मायके से भर भर के चीजें मिलती हैं, तो थोड़ा हमारी खातिर भी सोच लेना। तुम्हारी दो दो नंदे आ रही हैं, उनको भी तो कुछ देना होगा ना। सोचा है इस बार तुम्हारी माँ जो सोने की झुमकी देंगी, छोटी वाली ननद को दे दूंगी। जब आओगी तो झुमकी मेरे हाथ में ही दे देना पैक करके। और मिठाइयों में इस बार कम से कम 5 वैरायटी चाहिए। केसर बर्फी, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन, चॉकलेट बर्फी और मोतीचूर के लड्डू। फल भी लाना, अमरूद, सेब, केले, आम कुछ भी नहीं छोड़ना इस बार। ठीक है बहू? साड़ियां तो सबके लिए लाओगी ही ना? ये सुनकर शिखा के कानों में जैसे गर्म तेल डाल दिया गया हो। उसके भीतर गुस्से की लहरें हिलोरे मारने लगी। वो मन ही मन बुदबुदाई, इस बार सासू माँ को ऐसा जवाब दूंगी कि ननदों की मिठाइयों की मिठास भी कड़वी हो जाएगी। झुमकी तो छोड़िए, अब इस घर में मुझसे कुछ मांगने की हिम्मत नहीं होगी। हर बार मुझे दहेज की दुकान समझ लिया है क्या? अब की बार तो शिखा मायके जाएगी और जब लौटेगी तो घर की हवा बदल देगी। एक हफ्ते बाद शिखा जब अपने ससुराल लौटी
तो उसके साथ बड़े बड़े चमचमाते डिब्बे और गिफ्ट के थैले देखकर विमला जी की आंखें चमक उठी। मन ही मन बोले, आज तो मजा आ जाएगा। तभी दोनों ननदें दीपा और तनु भी हड़बड़ाती हुई आ पहुंची। भाभी आ गई। मेरी प्यारी भाभी, क्या लाई हो? विमला जी ने झट से बीच में टांग अड़ाई। अरे हाँ, सब्र करो बेटियों, मैंने ही कहा था बहू से इस बार कुछ ज्यादा लाना। देखो तो 4-5 बड़े डिब्बे लाई है मेरी लक्ष्मी बहू। जैसे ही पहला डिब्बा खोला गया, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। 100 रुपए की पतली सी रद्दी साड़ियां, फुटपाथ की 20 रुपए की मोती की माला, मिठाइयां तो जैसे कब की बासी हो चुकी थी, और फलों में तो ऐसे केले पके थे जैसे सब्जी वाले भी लेने से मना कर दें। और रही बात सोने की झुमकी की, वो थी बस 50 रुपए वाली फुटपाथ झुमकी, वो भी गोल्डन चमक में सजी। विमला जी का तो खून खौल उठा। बहू, ये क्या भेजा है तुम्हारी माँ और भाइयों ने? शर्म नहीं आई? शिखा मुस्कुराकर बोली, माँ जी, जो मेरे भाइयों ने दिया वो मैं ले आई। अब हर बार तोहफों की गाड़ी नहीं चलेगी। और दीदी लोग, ये साड़ियाँ, ये मिठाइयाँ और ये झुमकियाँ सब आपके लिए ही लाई हूँ, दिल से। अब मना मत करिएगा। दीपा बोली, भाभी, ये झुमकी, ये मिठाई मुझे नहीं चाहिए, ये थर्ड क्लास चीजें। शिखा मुस्कुराकर बोली, नहीं दीदी, आपको जरूर लेनी चाहिए, नहीं तो आपका बीपी लो हो जाएगा और चक्कर खाकर गिर जाएंगी। आप तो प्रेग्नेंट भी है ना? तनु जल भनकर बोले, भाभी, मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मेरे सिर दुख रहा है। शिखा चुटकी लेते हुए बोली, तो दीदी, इस साड़ी को तकिया बना लीजिए, बड़ा आराम मिलेगा। सास ननदें बौखला कर रह गईं, क्योंकि अब शिखा वैसी बहू नहीं रही थी। अब वो चाल समझने वाली और जवाब देने वाली बन चुकी थी। इतने में नौकरानी भी आधमकी और गुस्से में बोली, मालकिन, मेरी सैलरी दीजिए। पर तुम यहाँ क्यों आई हो? और तुम्हें सैलरी बहू के मायके से मिलेगी, उसके भाइयों ने कहा था। लेकिन उधर से तो कब का काम से निकाल दिया गया मुझे। अब आप ही मेरे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला कर जमा कर लूंगी। काम करवा के पैसे दबा लिए गरीब के। विमला जी की तो जैसे सांस अटक गई, चेहरे का रंग उड़ गया। बोली, ठहरो, मैं देती हूँ। झटपट 3 महीने की सैलरी नौकरानी के हाथ में थमा दी। दिल ही दिल में बड़बड़ाई, हे भगवान, ये बहू तो सब पर भारी पड़ गई। और दूसरी तरफ शिखा के चेहरे पर भी एक तृप्त मुस्कान, जैसे सालों का हिसाब चुकता हुआ हो। दरअसल बात ये थी कि जैसे ही शिखा अपने मायके पहुंची, उसने भाइयों को पूरी राम कथा सुनाई। सासू माँ का लालच, ननदों की हक जताती बातें और हर त्योहार पर मिलने वाले गिफ्ट की मांग की लिस्ट। भाइयों का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, अब से बहन को तोहफा नहीं, बल्कि सास को साजिश का जवाब मिलेगा। और उन्होंने सामान देने के बजाय सीधे शिखा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और कहा, तेरी मर्जी, जो चाहे कर। शिखा ने कमाल की चाल चली। फुटपाथ की रद्दी साड़ियां और बाग की चीजें खरीदी। 100 रुपए वाली साड़ियां, सड़े हुए फल, बासी मिठाइयां और झुमके तो ऐसे जैसे मेले में फ्री मिले। सब कुछ बढ़िया से पैक करवा लिया ताकि देखने में अच्छे लगे। इतना ही नहीं, काम वाली को भी अपने खेमे में मिला लिया। उसे समझाया, अब से सैलरी मांगनी है तो मेरी सास से मांगना, और हाँ, जरा तेवर में रहना। काम वाली भी नाटक में एक्टिव हो गई। डायलॉग और ड्रामा दोनों में नंबर 1। अब शिखा हर बार यही करती, मायके से चुपचाप पैसे लेती और सासू माँ के लालची सपनों पर ठंडा पानी फेर देती। कुछ महीनों में विमला जी को समझ आ गया, बहू के मायके से अब उपहार नहीं, झटका मिलेगा। अब उन्होंने बहू के मायके की चीजों पर नजर डालने ही छोड़ दी। अब जब भी तीज त्योहार आता, सासू माँ खुद ही कहती, बहू, इस बार रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा होना ही बहुत है। और शिखा मन ही मन मुस्कुरा देती, अब समझ आई ना सासू माँ, बहू कोई गिफ्ट पैकेट नहीं, पूरा प्लानिंग डिपार्टमेंट होती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।